नमस्कार। द एजुकेशन हब के साइंस एंड टेन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 10वीं क्लास के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पार्ट 1 हम चैनल पे डाल चुके हैं। आज हम जैव प्रक्रम का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो आपको बता दें कि हृदय से पूरे शरीर में रक्त जो है वो निलय के द्वारा पंपित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। वृक्क जो है वो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है और मनुष्य के शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतु में श्वसन की क्रिया होती है। तो आपको बता दें कि झींगा और सीप जैसे जलीय जंतु है, इसमें श्वसन की क्रिया गिल्स या गलफारा द्वारा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मुख गुहा मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि आपको बता दें कि पैरोटिड ये लार ग्रंथि होता है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ये लार ग्रंथि होता है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो आपको बता दें कि मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, इनमें कौन छोटी आंत का मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलन। कोलन छोटी आंत का भाग नहीं है। इलियम, जेजुनम और डिओडिनम ये तीनों मनुष्य के छोटी आंत का भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? तो सामान्य से उच्च रक्तचाप हाइपर टेंशन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? तो लार ग्रंथि द्वारा होता है और लार ग्रंथि आपका है पैरोटिड ग्रंथि। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गोबर छत्ता यानी मशरूम, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो आपको बता दें कि गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होता है। यह हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो आपका आंसर हो जाएगा सजीव का मुख्य लक्षण स्थानांतरण, सही बात है। श्वसन, ये भी सही बात है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी सही बात है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? उत्पाद यानी जो भाग लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत अस्थिक्षय का कारण है मीठी चीज़ का खाना, सही बात है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, यह भी सही बात है। दांतों की सफाई न करना, यह भी सही बात है। तो दांत
अस्थि क्षय यानी दांत के हड्डी का जो क्षय होना किसका कारण है? तो इनमें सभी का कारण है। आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपको बता दें कि यूरिया रक्त में यकृत या लीवर से प्रवेश करती है। यकृत या लीवर से प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो आपको बता दें कि रेजिन और गोंद ये एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है जो पौधों के छाल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। तो आपको बता दें कि मानव में लाल रक्त यानी आरबीसी, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, इसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गाढ़ा दूधिया जो तरल पदार्थ होता है कनेर के पत्ता में पाया जाता है और भी पीपल के पत्ता सब में से जो दूध की तरह निकलता है जिसे हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो अपने वृद्धि और जनन के लिए जिस पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तो इस विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, ग्लूकोज कितने कार्बनों से बना अणु होता है? तो आपको बता दें कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6H12 और O6 होता है। आपसे पूछा गया कि कितने कार्बन, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, तो आपको पता चल रहा होगा कि कार्बन की संख्या 6 है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में जो धातु होता है वो लोहा या आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका निभाती है? तो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रियाविधि में भोज्य अणुओं का क्या होता है? तो आपको बता दें कि श्वसन क्रियाविधि में भोज्य अणु का विघटन होता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसके अणु टूटते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है और सूर्य जो दिखता है वो दिन में दिखता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो आपको बता दें कि प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण की क्रिया द्वारा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। तो आपको बता दें कि श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो सही बात है, लेकिन जल बाहर नहीं निकलता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। CO2 बाहर निकलता है और एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 और ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो आपको बता दें कि दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा किण्वन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस थैली जो वृक्क के भाग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपचयन।
अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो आपको बता दें कि मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरित लवक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो आपको बता दें कि कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्फेग्मोमैनोमीटर, यानी स्फेग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब यानी बीपी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो निम्न में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे जाना जाता है? तो आपको बता दें कि एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी इसे हम लोग करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। करेंसी ऑफ एनर्जी, इसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी, जिसका पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विखंडन पायरूवेट में होता है। यह प्रक्रिया संपन्न होती है, अथवा पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा और देता है, और यह क्रिया होती है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको बता दें कि पीत रस का स्राव अग्न्याशय से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, या इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, इसके द्वारा रक्त को थक्का बनने में मदद मिलता है, या रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो आपको बता दें कि अनुशीतलन दाब 80 mm होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो आपको बता दें कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चालनी नलिकाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग का मतलब ऐसा अंग जो हमारे शरीर के लिए अनुपयुक्त है, यानी उपयोगी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वसा का पाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वसा का पाचन कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाइपेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो आपको बता दें, संवहन उत्तक का काम होता है पदार्थों का वहन करना, यानी ढोना, ले जाना, लाना। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम दोनों। तो बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो
तो आपको बता दें कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीसी का जीवन अवधि होती है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि दांत की सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं, और दांत जो बना होता है वो डेंटाइन का बना होता है। तो आपका क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत है तो एनामेल। अगला क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पाद, तो आपका आंसर CO2 और ऊर्जा होगा। चलिए अगले इस तरह से 10वीं क्लास के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त हुआ। आगे और भी चैप्टर का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और 10वीं की तैयारी, परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करने के लिए एक बार हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।